नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है कक्षा 8 के सामाजिक का पाठ 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति। सबसे पहले है भूमि। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम एक कहानी को जानते हैं। ये कहानी 2 बच्चों के बीच की है, जिसमें पहला है माम्बा। माम्बा जो है तंजानिया अफ्रीका के छोटे से गांव में रहती है। ये बहुत ही दूर से पानी लाने जाती है। पानी लाने के बाद में जब वो घर आती है तो अपने माताजी को कामों में हाथ बटाती है और उसके बाद में वो अपने भाइयों की बकरियां चराने में मदद करती है। इस सब से हमें क्या पता चलता है कि ये जो माम्बा है ये पढ़ती नहीं है। अगर पढ़ती होती तो ये सारे काम करने के बाद में उसका पढ़ने का भी नाम आता। माम्बा का जो पिताजी हैं वो बहुत ही गरीब व्यक्ति हैं और किसान हैं। इनका जो घर है एक ढलान में झोंपड़ी है और इनके आसपास की एक छोटी सी जमीन है, उबड़ खाबड़ है, उसमें ही इसके पिताजी खेती करते हैं। बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी ये मक्का और सेम ही पूरे साल में उगा पाते हैं, जिससे इनका पूरे साल का गुजारा भी नहीं हो पाता है। इसके बाद दूसरे जो बच्चा है पीटर जो है न्यूजीलैंड के एक मैदानी इलाके में रहता है, जो विद्यालय जाता है। इसके जो पिताजी हैं इनके ऊन का फॉर्म है, यानी ऊन बनाने का फॉर्म है, जिसमें वो ऊन बनाते हैं। जब वो विद्यालय से आता है तो पीटर देखता है अपने चाचा जी को उनकी भेड़ों को पालन पोषण करते हुए। इनका खुद का एक बाड़ा भी है जो मैदानी क्षेत्र में है। पीटर के जो पिताजी हैं कृत्रिम उपकरणों से तथा जैविक कृषि से खेती भी करते हैं और सब्जी भी उगाते हैं। ये नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए खेती करते हैं, जिससे इनको बहुत ही अधिक फायदा मिलता है। इन दोनों के बीच हमने जो अंतर देखा तो ये अंतर मृदा के बीच, जो मृदा है इनकी शिला करती है, इनके बीच भी है। जैसे कि उनका ढलान में है तो वहाँ एक तो पानी की कमी है, सबसे अधिक पानी की कमी है। पानी की कमी होने के कारण भी वो अधिक कृषि नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद उनके बीच प्रौद्योगिकी का भी विकास की भी कमी है तथा उनमें जो शिक्षा है, शिक्षा के विकास की भी कमी है। सबसे पहला संसाधन है हमारा भूमि। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल के 30% भाग पर ही संपूर्ण जनसंख्या रहती है। जैसे 2/3 भाग जो है हमारा जल का है, तो हमारा 1/3 भाग ही बचा, यानी 30% भाग ही हमारी भूमि है। इसमें भी जो लोग रहते हैं वो इस 1/3 भाग के भी 30% जो भूमि है उस पर ही लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ मैदानी क्षेत्र होता है वही लोग रह पाते हैं। जहाँ कहीं पर उबड़ खाबड़ जमीन है, कहीं पर पर्वत है, तो उपयोग में यानी रहने लायक भूमि बहुत कम है। यानी 30% जो भूमि है 1/3 की, वो ही भूमि आवास योग्य यानी रहने योग्य, इसी में से ही कृषि भी होती है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व में
विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत स्थलाकृति आदि भी पर्वतों के तीव्र जो ढाल हैं इनके कारण भी भूमि का प्रयोग अलग अलग तरीके से होता है। उसके बाद में है हमारा भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? भूमि का प्रयोग हम वन क्षेत्र जो है हम कृषि के लिए करते हैं, वानिकी के लिए करते हैं, रहने के लिए करते हैं। ये सब जो उपयोग हम भूमि का करते हैं ये भूमि का उपयोग कहलाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों को भी निर्धारित करता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता आदि को भी भूमि का उपयोग प्रभावित करता है कि जहाँ जल अधिक होता है वहाँ भूमि की उर्वरता अधिक होती है, तो वो जो भूमि है कृषि योग्य और रहने योग्य अधिक हो जाती है। जहाँ पर्वत है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, वहाँ पे हम जल्दी से रह नहीं सकते और कृषि भी बहुत कम होती है। अब भूमि को दो भागों में बांटा जाता है, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। निजी भूमि वो भूमि होती है जिसका स्वयं का स्वामित्व होता है या एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है, उसी के अंडर में वो भूमि आती है, वो निजी भूमि कहलाती है। उस पर चाहे वो कृषि करे, चाहे कोई उद्योग लगाए, चाहे वो अपना घर बनाए। सामुदायिक जो भूमि होती है उसमें सभी एक समाज के व्यक्तियों का सभी का हक होता है और सभी मिलकर उसमें खेती भी कर सकते हैं या कोई फल लगा सकते हैं या सब्जी भी उगा सकते हैं। ये हमारी सामुदायिक भूमि होती है। औषधीय जो है उनको भी वो उगाते हैं और सभी एक दूसरे के साथ उनको साझा करते हैं, इसे साझा संपत्ति भी कहते हैं। जनसंख्या और उनकी बढ़ती मांग बढ़ती रहती है, उसके कारण भूमि की उपलब्धता तो सीमित है। जनसंख्या जैसे अभी 2020 है, अगर हम 3020 में चलते हैं, 3020 में जब जाएंगे तो जनसंख्या तो और अधिक बढ़ जाएगी। जनसंख्या बढ़ जाएगी तो भूमि क्या बढ़ जाएगी? क्या भूमि तो सीमित ही रहेगी। फिर भी उन लोगों को रहने के लिए घर की आवश्यकता होगी और वो रहेंगे भी। तो ये है कि जनसंख्या अधिक से अधिक बढ़ती जा रही है, जिससे भूमि तो सीमित है, तो उनकी जो मांगे हैं वो भूमि के प्रति बढ़ती जा रही है। तो उद्योग जो क्षेत्र है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण से रहने योग्य और कृषि योग्य जो भूमि है वो कम होती जा रही है। अधिक रहने के लिए, जगह के लिए और आवास के लिए और जो हमारे कल कारखाने हैं उनको लगाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे सामने भूस्खलन, निम्नीकरण, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण आदि को सामने हमारे आ रहे हैं। हमारे सबसे पहले जो भूमि हुआ करती थी वो उसमें क्या हुआ करता था, एक झोंपड़ी रहने के लिए बनाई जाती थी खेत में और बाकी पूरा हमारा खेत हुआ करता था। एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए हमारे केवल हमें रास्ते की आवश्यकता होती थी। तो उस समय हरा भरा था, खेत भी थे और अधिक से अधिक हमें वन उपज मिल जाती थी। जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ी, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, हमारे पक्के मकान बनने लगे और जो हमारी वन भूमि है और कृषि भूमि है उसको कम होती गई। और आज वर्तमान में जैसे जनसंख्या अधिक होती जा रही है तो उसमें जैसे जनसंख्या आवास के लिए और कल कारखानों के लिए आवश्यकता भूमि की अधिक होती जा रही है, तो कई मंजिला मकान बनते हैं और गाड़ियों के लिए, आने जाने के लिए सड़क की
वाहनों के लिए सड़क की व्यवस्था करने के लिए भी वनों को काटा जा रहा है। अब है भूमि संसाधन का संरक्षण। हम भूमि का संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं? बढ़ती जनसंख्या और इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि जो है और कृषि भूमि है उसका बढ़ता पैमाने का विकास हुआ है और इससे प्राकृतिक संसाधनों के भी समाप्त होने का कारण हो गया है, पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनोपज यानी वन में जो उपज है उसको अधिक से अधिक करना, भूमि का उद्धार करना, कीटनाशकों और उर्वरकों के प्रयोग को कम करना और भी नियमित उपयोग जो है उसको अधिक से अधिक करना, अतिचारण पर रोक करना आदि हमारा जो है भूमि संसाधन के संरक्षण के उपाय हैं। अब हमारी है मृदा। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की जो छोटी परत है, पतली परत है, उसको हम मृदा कहते हैं। इस मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं और ये मृदा को हमें खत्म करने में सैकड़ों सेकंड भी नहीं लगते हैं। यह भूमि की निकटता से जुड़ी हुई है और स्थल रूप में मृदा के प्रकार को निर्धारित करती है। मृदा के निर्माण चट्टानों के से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण ही मृदा की उपलब्धता को बताता है। इसके बाद हमारा है भूस्खलन। भूस्खलन को सामान्य रूप से सेल, मलबा या ढाल से गिरने वाले मिट्टी को के संचलन को भूस्खलन कहते हैं। ये जो भूस्खलन है ये पर्वत जो होते हैं या ढलान वाली जैसे स्थान होते हैं उनसे जैसे भूस्खलन होता है तो हमारे आसपास की जो जमीन होती है, जैसे अधिक वर्षा हो जाती है या ज्वालामुखी आ जाता है या भूकंप आ जाता है, इससे इनमें पर्वतों और में दरार हो जाती है और अधिक वर्षा के कारण ये टूटकर पास की जमीन में ही जैसे यहाँ गिर जाते हैं तो वहाँ जो आसपास का क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है या अवरुद्ध हो जाता है। तो भूस्खलन के कारण जान मान की भी अधिक हानि होती है। अधिक से अधिक वन लगाना और हमारी जो पंक्तिबद्ध वृक्षारोपण करना है, इससे हम भूस्खलन को या मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्व, सबसे पहले जनक से रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। जो जनक सेलें हैं उनका रंग है, गठन है, रासायनिक गुणधर्म है, ये सब जो मृदा की पारगम्यता है उसको निर्धारित करते हैं। उसके बाद में है जलवायु। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और हुमस के निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण को प्रभावित करते हैं। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। मृदा निर्माण के जो कारक है, मृदा के निर्माण को मुख्य जो कारक है उसमें है जनक सेल का स्वरूप और जलवायु कारक, यानी जनक सेल, जलवायु कारक, उच्चावच और वनस्पति और प्राणी जो हमारे हैं उनके द्वारा, और समय जो है हमारा सबसे बड़ा मृदा निर्माण के प्रभावित करने वाला कारक है। हमारे भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मृदा पाई जाती है, उसके बाद में काली, लेटेराइट, लाल और अन्य अधिक बालू जैसे बालू मिट्टी है, ये सभी मिट्टियां पाई जाती है। अनेक भागों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी
प्रतिलिपियां पाई जाती है। ये भी ये जो इनके निर्धारित करने वाले तत्व हैं, इनके द्वारा ही बनाई जाती हैं। इसके आगे का जो विषय है, जल है, वनस्पति है, ये सब प्राकृतिक वनस्पति है। इनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार।